Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharamdev Arya from Brahmadas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. शिव पूजन साहे ने उपन्यास लिखा है। इसका नाम है माता का अंचल। माता के अंचल में यहाँ पर ये अंश जो है शिव पूजन साहे के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और इतना ही नहीं, ये स्मरण शिल्प में लिखा गया है कि हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। तो इसमें ये बताया है अपने विचार व्यक्त किए लिखने की एक पिता अपनी संतान से अत्यधिक प्यार करता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उसको सुरक्षित रखता है। अथक परिश्रम करने से धन कमाता है तथा अपनी संतान का पालन पोषण करता है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी प्रिय पिता एक प्यारी माता का स्थान लेने में स्वयं को असमर्थ मानता है और उनकी संतान खुद को अपनी माता के गोद में भी सुरक्षित महसूस करती है। तो इसी पाठ में लेखक ने अपने पिता की इसी भावना पर प्रकाश डाला। और इसमें बताया जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो इसमें एक तरह का वाद्य यंत्र होता है और बताया जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसमें बताया है एक उदाहरण के माध्यम से लेखक ने विचार व्यक्त किए हैं कि जिस घर परिवार में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, हर उसमें हर तरफ खुशी और प्रसन्नता का वातावरण होता है। और तथा ये भी बताया है कि जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। और ये बताया कि जहाँ जिस घर में बुजुर्ग एवं वृद्ध व्यक्ति रहते हैं उसे विभिन्न प्रकार के खर्च संबंधी बातें ही होती रहती हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। बताया कि जैसे जैसे हमारे पिता जो थे सुबह उठकर जल्दी उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, हम बचपन में हमें शौक था उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। देखिए, माता के पास केवल हमें जब भूख लगती थी माता का दूध पीने तक का हमारा नाता था। पिता से ये था कि हम हर पिता के साथ रहा करते थे, इसलिए पिता के साथ ही हम भी भीतर की बैठक में ही सोया करते थे। कह रहे पिता के साथ ही हम जो है सोया करते थे उनके साथ में, और वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हैं, मस्तक पर जो है त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला लगते थे, यानी बम भोला बन जाते थे, लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, लेकिन असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। जो वास्तविक नाम था उनका वो तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो इसमें एक बताया है लेखक ने कि एक छोटे बच्चे खुशी व प्रसन्नता के खजाने को मुक्त हस्त से बखेरते हैं। और ये भी बताया कि बचपन से ही पिताजी ने गहरा लगाव था उनका, पिताजी से गहरा लगाव था। पिता के साथ ही सोता करते थे, पिताजी से नहलाते थे, उसे कपड़े पहनाते थे, उनके साथ पूजा भी बैठाते थे, पिताजी से प्यार में डांटते फटकारते थे और वह उसके माथे पर त्रिपुंड लगाते थे। लेखक के चौड़े मस्तक पर जो लगा था सुशोभित होते थे, त्रिपुंड को देखकर पिताजी से प्यार से भोला राम के नाम से पुकारते थे। वैसे लेखक का मूल नाम जो था वो तारकेश्वर नाथ ही था। लेखक अपनी माता पिता को क्रम सब मैया, बाबूजी ये सारी बातें कह करके उन्हें पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहार कर, आईना कहते हैं शीशे के रूप में, है ना। जब वह बाहर हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुरा कर आईना नीचे देकर रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुके के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा वही पर, जो एक रामनामा वही थी खाता था उनका, पर 1000 राम नाम लिखकर वह जो थे उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। आगे नेक्स्ट देखें पे
फिर 500 बार कागज़ के छोटे टुकड़े पर 500 बार कागज़ के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे वो। और चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आठी गोलियां फेंककर मछलियां को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो देखो इसमें ये भी अब इस पैराग्राफ में ये बताया है लेखक ने कि जब पिताजी रामायण का पाठ करने के लिए बैठते थे तो उस पर समय मुझे दर्पण में अपना चेहरा निहारते हुए देखकर वे हंसने लगते थे हैं और मैं उनकी बातें सुनकर शर्मा जाता था। मेरे पिताजी रामायण का पाठ करके राम बही में 1000 राम नाम लिखकर रख देते थे तथा उसके बाद 500 बार राम नाम कागज पर लिखकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते थे। फिर उन टुकड़ों को छोटे आटे की गोलियों में लपेट कर मछलियों को खिलाते थे। उस समय भी मैं अपने पिताजी के कंधों पर बैठा रहता था। जब मछलियों को चारा खिलाकर घर लौटते समय रास्ते में पिताजी मुझे पेड़ की डाल पर बैठाकर झूला झुलाया करते थे। नेक्स्ट आगे देखें। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। कभी कभी क्या था, बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। खेल खेल में वह शिथिल कमजोर होकर हमारे बल को बढ़ावा दे देते थे, ताकत दे देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। ये उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। हम छाती पर चढ़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा और चुम्मा लेकर जब दाएं का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब हम अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो इसमें लेखक ने कहता है कि कभी कभी क्या था, इस पैराग्राफ में समझाया है व्याख्या की है कि कभी कभी काल युद्धा समय मेरे पिताजी मुझे कुश्ती लड़ते थे और मुझको खुश प्रसन्न करने के लिए जानबूझकर हार जाते थे। वो हार जाते थे और मेरे पिताजी जो थे वो चित्त कर देते थे, इसमें बताया उन्होंने। और छोटे छोटे हाथों से उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगता था। तो पिताजी हंसते हुए मेरे हाथों चूम कर खट्टी मिट्टी चुम्मी लेते वक्त अपनी दाढ़ी को मेरे गालों में चुबा देते थे। उसके बाद मैं दोबारा उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगता था। पिताजी बनावटी रोना रोते तथा बहुत जोर जोर से हंसते थे। अर्थात लेखक के पिता अपने बेटे को सदैव प्रसन्न व खुश देखना चाहते थे। देखेंगे उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे, समझे ना। जब हम खाकर आफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। मतलब कहता है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ खाना खाने बैठता था, देखिए समझे, तो वह मुझे अपने हाथों से दही ये सब खिलाते थे, है ना। और जब खाएगा बड़े, अब आगे कहते हैं जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाने जानते हैं। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये वह थाली से दही भात शांति और अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। बच्चों को एक प्रकार से प्यार करती थी और इस तरह के कौरे बनाकर उन्हें खिलाने की कोशिश करती थी। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, है। किसी न किसी पशु पक्षी के नाम कौर बनाकर हमें बना के पहला फुसला कर जल्दी जल्दी खिलाती थी। खाना खिलाने के बाद पिताजी मुझे खेलने के लिए भेज देते थे और मैं लकड़ी का थोड़ा लेकर नंगे बदन की दौड़कर बाहर निकल जाता था। आगे देखें। जब हम
सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते। जब वो खाना खिलाते थे तो क्या था, बनावटी चिड़ियाँ थी, तोता मैना हंस वगैरह ये सब, तो हम चट कर जाते थे। तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो ये सारी बातें वो देखें। तब बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। देखिए, जब वो जल्दी जल्दी खिलाते थे, देती थी, खाना खाने के बाद पिताजी मुझे खेलने के लिए भेज देते थे। मैं लकड़ी का घोड़ा, काठ का घोड़ा जाता लेकर नंगे बदन को दौड़कर बाहर निकल जाता था। अगला पैराग्राफ देखें। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, या अचानक पकड़ लेती थी माता हमारी, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी और हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। लेकिन वह हमारे सिर में तेल बूथ कर हमें उलट कर ही छोड़ती थी। इतना प्यार करती थी माता। फिर हमारी नाभि जो होती है ये, और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी, है ना। हमारी नाभि और लिलार में, मस्तक में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खांसे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद टीका लगा देते, बच्चों पर लगा देते, काला टीका लगा देते जिससे बच्चों को नज़र ना लग जाए। तो ये सब कहना चाहता, लेकिन जब कभी मेरी माँ मुझे पकड़कर सिर पर सरसों के तेल की मालिश करने लगती थी तो उस समय छटपटाता और हाथ पैर पटकता था, यानी कि मुझे कैसे भी माता मुझे छोड़ दे भैया। लेकिन फिर भी माँ पर पिताजी क्रोध करके कुछ बोलते थे, तब भी मैं मालिश करके बाल बांधकर तथा रंग बिरंगे साफ सुथरे कपड़े जो थे पहना कर ही मुझे छोड़ती थी। लेकिन मैं रोता हुआ पिताजी के गोद में बैठ जाता था और पिताजी मुझे चुप कराते हुए बाहर लेकर आ जाते थे। बाहर छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखकर मैं पिता की गोद से उतरकर खेलने लगता था। यदि सशक्ता था वाला तो अपने बच्चों को, अपने साथियों को देख रहा है तो अपने वहीं पर अपने जो है खेलना शुरू कर देता है। तो ये इसमें बताया गया है। अगला पैराग्राफ देखें। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक चबूतरों का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदौवा तान कर, चंदौवा क्या होता है, चंदौवा एक प्रकार का जो होता है वो छोटा सामियाना होता है, तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। जब तुम लोग तान लेते थे, एक छोटा सामियाना तान लेते थे तो वहाँ पर सारी मिठाइयों की दुकानों की जो है वो सब लगाई जाती थी और सजाई जाती थी। ठीकरों के वटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। तो इसमें ये भी बताया है, कहना चाहता कि पैराग्राफ में बताया है कि घर के बाहर जो चबूतरे का एक कोना था, कोने को नाटक घर बनाकर, है ना, तथा उस पर एक तखत रख कर रंगमंच बना लेते थे। फिर उस पर विभिन्न प्रकार के दुकान बनाते थे। तो कभी मिट्टी के डेलों के लड्डू, पत्थर के लड्डू, घड़े के टुकड़ों के लड्डू तथा पैसों और बतासों खोमचे खोमचे लगाते थे। कभी गीली मिट्टी की जलेबियाँ, पूरी कचौड़ियाँ आदि की दुकान सजाते थे। और फिर आगे क्या करते थे, अनेक बार तो पिताजी मुझसे गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। बेनी बटखरे था जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े जो थे खरीद लेते थे। मतलब ये कहने का ये है कि बाल स्वभाव के कारण मैं भी छोटे छोटे हम उम्र के साथ खेलने लगता था। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग खमौदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातूनी खंभे, दिया सलाई पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आजमनी खलची और बनती पानी की घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार, भोज और दावत तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर अंत में जमीन के लिए
जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख ही हम लोग हंसकर खन्ना बिगाड़ कर भाग जा चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। नेक्स्ट अगले पेज देखेंगे। या कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। देखिए कितना अच्छा लिया है। कह रहे हैं ना कभी कभी क्या छोटे बचपन में ये होता है, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं बारात का भी जुलूस निकालना शुरू कर देते हैं। और कनस्तर का तंदूरा भी बजता था। अमोले और घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चढ़कर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। नेक्स्ट देखें। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख रखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। तो ओहार ओहार क्या होता है? ओहार भी पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा ओहार कहलाता है। ये पर्दे डाल देते हैं अपने घरों पर, देखा जाए तो ओहार कहलाता है। उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबू जी ही ओहार उहार कर दुल्हन का मुख दिखाने लगते थे, तो वही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। नेक्स्ट देखेंगे। थोड़ी देर बाद फिर क्या हुआ, फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, भीड़ भाड़ हो जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गड़ारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। जब बैल खींचते थे तो वो होता ही था पहले राइट टाइप पे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ढेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में गई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसौरे का सूप बनाकर औसाते थे और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते और हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठक्कर हम लोगों के तमाशे देख देते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों मौज की खेती थी। नेक्स्ट देखें। जब इसका जो देखिए एक सार संक्षेप में निकल के आता है कि बताया है कि कभी कभी लोग बारात भी जुलूस निकालते थे। इसमें जब कहता है वर्णन करते हुए लेखक ने बताया कि बचपन में खेलों के बारे में वर्णन किया है लेखक ने अपने बचपन में। जब बच्चे होते हैं खेलते हैं, कि हम छोटे छोटे बच्चे कभी कभी कनस्तर का ढोल, अमोलों की सहनाई, टूटी हुई चुहे दाने की पालकी कराकर बारात निकालते थे। बच्चों का काम होता है खेलना छोटे छोटे खिलौनों से, है ना। जैसे देखते हैं बच्चे बड़ों को वैसे वो करते हैं। समधी को बकरे पर बैठा देते थे। बारात चबूतरे के कोने से निकलती और उसी चबूतरे के दूसरे कोने पर सुसज्जित पंडाल में जाकर रुकती थी। इसके पश्चात वहाँ से बारात वापस आती। पिताजी जैसे ही दुल्हन का मुंह देखने के लिए उसका घूंघटा उठाते थे, वैसे ही हम सभी बच्चे हंसते हुए भाग जाते थे। कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद हम सब बच्चे हंसते हुए भाग जाते। कुछ समय बाद हम सब बच्चे इकट्ठे हुए खेती करने का खेल आरंभ कर देते थे। चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गाड़कर गली को कुआं बनाकर उसको रस्सी से एक कुल्हड़ को बांधकर लटका देते थे। दो बच्चे बैल बनकर हम हल खींचते व कंकड़ का बीज बोते थे, फसल उगाकर साथ ही ये सब करते थे। तो कहने मतलब ये देखिए बच्चों, ये आपका इतना जो 4 पेज कंप्लीट हुए, इनको पढ़ेंगे ढंग से अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है ये आपका। माता का अंचल से पूजन साहे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं लिखने के लिए। और पढ़ें, समझें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रश्न कहीं से कोई भी आ सकता है और उसको आप जो है तभी लिख पाएंगे जब आपको इसको ढंग से आप समझ पाएंगे। इसलिए आप पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो आपका शेष रह जाएगा इसमें, वो रह गया, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम शेयर करेंगे।
भेजेंगे, पढ़ाएंगे। लाइक करें वैसे वीडियो को और समझें। और देखिए इसमें ये भी बताया है कि इसमें एक बात यह है कि इसमें जब बच्चे छोटे होते हैं, देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं तो तरह तरह के खेल खेलते हैं, और जब खेलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी का माहौल होता है बच्चों के बीच में। अगर बच्चा रोता भी है और जब अपने बच्चों के साथ में बराबर के जब बच्चे मिल जाते हैं तो रोना से सकना सब कुछ बंद कर देता है और उन बच्चों में खेलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से इसमें ये बताया गया है कि बच्चे हंसते हुए भाग जाते हैं, कुछ समय बाद हम बच्चे भाग जाते हैं, कुछ समय बाद हम बच्चे इकट्ठे खेती करने का खेल आरम्भ कर देते हैं। चबूतरे का खेलते और अनाज के दिए तराजू बनाकर तौलते थे। इसी दौरान पिताजी मुझसे खेती का हालचाल पूछने जाते थे। खेत खलिहान छोड़ भाग जाते, भाई खेती बहुत ही मौज मस्ती की होती थी। तो आगे ध्यान रखेंगे नेक्स्ट फिर